एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 11th क्लास का 10th चैप्टर जो कि आता है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट। उसमें हमने स्टडी किया कि एस ब्लॉक एलिमेंट कहाँ पे रिजेंबल करते हैं। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 वो आते हैं आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। क्यों आते हैं? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है इसका वो एस ऑर्बिटल में फिल होता है, इसकी वजह से वो क्या है एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। तो उसमें स्टार्ट किया था हमने एल्किल मेटल। एल्किल मेटल जो होते हैं ग्रुप 1 को बोला जाता है, जिसमें हमने फुल डिटेल में डिस्कस किया। उसकी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उससे बनने वाले प्रोडक्ट जैसे कि आपके मेन कंपाउंड जो बनते हैं सोडियम के, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया कि उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ये सब कुछ हमने फुल डिटेल में डिस्कस किया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम स्टडी करने वाले हैं ग्रुप 2, जिन्हें हम बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। वो हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम स्टडी करेंगे उसके टॉपिक, जैसे कि ओर्स कौन से हैं, पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे रिजेंबल करते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक बार इस कंसेप्ट को समझ गए तो हमेशा ही काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करना है हमें? ग्रुप 2 एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। मेटल्स कहाँ पे रिजेंबल करते हैं? ये आ गया आपका ग्रुप 2 में। अब देखो क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका एस ऑर्बिटल में फिल होता है। अब देखिए ग्रुप 2 में कौन कौन से एलिमेंट रिजेंबल करते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है। अब इसको लर्न कैसे करेंगे वो भी सीख लेते हैं। जैसे कि बेरिलियम से बेटा, ठीक है, मैग्नीशियम से मांगे, ठीक है, कार से कैल्शियम से कार, ठीक है, स्ट्रोंसियम से स्कूटर, ठीक है, बी से बेरियम से क्या आ जाएगा बाप, फिर आएगा रेडियम से आपका रोया, ठीक है। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोया, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वो उसको नहीं दे पा रहा था और बच्चा जिद कर रहा था, ठीक है। तो ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। कैसे? ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम एंड रेडियम क्या आ जाएगा? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। एक दो बार रिपीट करिएगा तो याद हो जाएगा आपको। अब और क्या होता है? और होती हैं जहां से आपको वो चीज ऑब्टेन होती है। अब देखिए जो ये मेटल्स है ना, ठीक है, मेटल्स बोलते हैं हमें। पीरियोडिक टेबल में जो आपके लेफ्ट साइड रिजेंबल करते हैं वो आ गए आपके मेटल्स, जो राइट साइड रिजेंबल करते हैं वो आते हैं आपके नॉन मेटल्स, ठीक है। तो और जहां से आपको वो चीज ऑब्टेन होती है, तो मेन और कौन से हैं इसके, उससे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। मेरे साथ अच्छे से समझिएगा। जैसे कि ये है इसके और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का और डोलोमाइट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, साथ में कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कोई भी चीज होता है ना, इस जैसे कि वर्ड रख लो, पूरे वर्ड में कोई सिंगल पर्सन अकेले नहीं रह सकता। मतलब अगर पर्सन भी रह रहा है तो वो भी तो किसी किसी चीज से बना हुआ है, एक ही चीज से थोड़ी ना बना है। वो मिक्स दो चार चीजों से मिलकर तो बना ही है, कम से कम, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी चीजों से बना होता है। तो वैसे ही और आगे ये भी क्या होता है, एक जो मेटल है वो अकेला रिजेंबल नहीं करता, औरों के साथ रिजेंबल करता है, उसको उससे निकाला जाता है, फिर वो आते हैं और। जैसे कि डोलोमाइट है मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट का और। फिर आ गया मैग्नेसाइट्स, मैग्नीशियम कार्बोनेट। फिर आ गया आपका इप्सोमाइट, मैग्नीशियम सल्फेट, साथ में 7 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर आ गया बेसाल्टिक मिनरल ओलिविन, मैग्नीशियम फ्लोराइड, आयरन एंड सिलिकॉन ऑक्साइड। याद रखना, याद सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इप्सोमाइट है ना, ये तो बहुत बार पूछा जाता है। याद रखना, मैग्नीशियम सल्फेट, साथ में 7 वाटर मॉलिक्यूल। फिर आ गया आपका सैपस्टोन, मैग्नीशियम सिलिकॉन ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। फिर आ गया लाइमस्टोन, मार्बल, चॉक। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपका चॉक है ना किससे बना था? मार्बल्स है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। क्या आ गया? कैल्शियम कार्बोनेट इसमें रूप में रहता है। फिर आ गया जिप्सम, जिप्सम आ गया कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर मॉलिक्यूल। इसकी प्रिपरेशन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। याद रखना जिप्सम, ठीक है। इससे क्या बनता है? जैसे कि इसका रिएक्शन किया जाए वाटर मॉलिक्यूल तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल, जिसे हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है।
जब आपके जब लग जाते हैं ना टांग में, प्लास्टर लगता है, तो उसी का फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको हीट करके, जिप्सम को हीट करके ऑब्टेन किया जाता है। फिर आता है आपका एनहाइड्रस ड्राइड। ठीक है, ये आ गया कैल्शियम सल्फेट। फिर फ्लोराइड, ये आ गया कैल्शियम फ्लोराइन। ठीक है, फिर आ गया फ्लोरो एस्पेटाइट, कैल्शियम फॉस्फोरस एंड कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, फ्लोरीन। ठीक है, फिर आ गया स्ट्रोंशियम के ओर, जैसे कि सेल्सेटाइन स्ट्रोंशियम सल्फेट। फिर आ गया आपका स्ट्रोनोनाइट स्ट्रोंशियम कार्बोनेट। फिर आ गया आपका बेरेनाइट। ठीक है, बेरेनाइट मतलब बेरियम के ओर। ठीक है, बेरियम सल्फेट। फिर आ गया आपका विदराइट, ये आ गया बेरियम कार्बोनेट। ठीक है, अब जो ये है ना, ये क्या है, ये रेडियो एक्टिव है, तो ये बहुत लेस अमाउंट में रखा जाता है। हमने सबके ओर्स के बारे में डिस्कस किया, बट बेरियम के ओर के बारे में तो डिस्कस ही नहीं किया, क्योंकि जो बेरियम है ना, स्मॉल साइज का होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, तो इसके ओर बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, मेन आ गया मैग्नीशियम, जैसे डोलोमाइट, मैग्नेटाइट, आपके मैग्नीशियम सल्फेट, इप्सोमाइट। याद रखना, अगर 2-4 इनको रिपीट करेंगे ना, रिटर्न लिख के करना। ठीक है, तो आपको ये जल्दी से लर्न हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ये ओर का है, ये सारा इसका आप नोट डाउन कर सकते हो अच्छे से। एक बार ये कंसेप्ट पढ़ लोगे, याद हो जाएगा। जैसे कैसे लर्न करोगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। अगर आपको यही पहले आपको एलिमेंट्स तो लर्न होंगे, तभी आप इसके ट्रेंड्स, फिजिकल ट्रेंड, केमिकल ट्रेंड को डिस्कस पढ़ पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे। तो याद रखो, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडॉन। ठीक है, रेडियम। ठीक है, क्या आ गया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बॉय रोए बाप रोए। ठीक है, क्लियर हो गया, इसको नोट डाउन कर लिया। फिर आता है हमें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड जो कंसेप्ट आते हैं वो डिस्कस करेंगे। किसके डिस्कस करने हैं, हमें डिस्कस करने हैं एल्केलाइन अर्थ मैटर्स के, जो आते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। ग्रुप 2 का बार डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, एल्केलाइन अर्थ मैटर्स कौन सा ग्रुप होता है, 1 2 3 4 कोई भी ऑप्शन दे दिया जाएगा तो करेक्ट करना, ग्रुप 2। ठीक है, अब फर्स्ट इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, वो होती है जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, कैसे फिल हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई NS2, ये स्टेबल होता है। एन फॉर सेल, डिफरेंट डिफरेंट सेल, आपको पता है एक एक सेल इंक्रीज करता है, किसी में ग्रुप में जाते हैं जब डाउन द ग्रुप, तो क्या होता है, ग्रुप एक ही सेल इंक्रीज होता है। तो सेल पर इसमें एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट, एटॉमिक रेडियई। एटॉमिक रेडियई क्या हुआ, रेडियस भी बोल सकते हैं। जैसे कि एक एटम है, उसमें कितना डिस्टेंस है आउटर मोस्ट लेयर से, वो आ गई उसकी एटॉमिक रेडियई। अब ये ट्रेंड कहाँ को फॉलो होता है, देखते हैं। जैसे कि अलोंग द पीरियड गए, क्या हुआ, एक ही शेल था। ठीक है, नया सेल इंक्रीज नहीं हुआ। ठीक है, तो उसी में फर्स्ट, फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन उसी में फिल हुआ, थर्ड इलेक्ट्रॉन उसी में ही फिल हुआ, फोर्थ भी उसी में ही फिल हुआ, तो फिफ्थ भी उसी में फिल हो गया। तो देखो, कुछ नोटिस कर रहे हो कि क्या हो रहा है, पहले साइज बड़ा था, फिर साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्योंकि एक कमरा ले लो, उसमें क्या है, पहले आपने एक सामान रखा था, फिर दूसरा तीसरा सामान रखते रहो, कुछ टाइम बाद क्या होगा, उसका सामान फिल हो जाएगा रूम। तो क्या बोल सकते हो कि उस रूम में स्पेस नहीं है, कुछ लिमिटेशन है ना कि इसमें स्पेस है। तो क्या होगा, जिसकी स्पेस कम हो गया, मतलब एटॉमिक जो रेडियई थी वो क्या होगी, लेस होगी। एटॉमिक रेडियई डिक्रीज कर गई, मतलब रेडियस उसका डिक्रीज कर गया, क्योंकि फिलिंग होगी। देखो, पहले पूरा फिल था, एक ही जगह था, फिर फिलिंग बढ़ती रही। फिर डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप होता है, पहले एक सेल आ गया, फिर 2 सेल आ गए, फिर 3 सेल हो गए, फिर 4 सेल, ऐसे करके डाउन द ग्रुप आपके क्या है, शेल इंक्रीज कर रहे हैं। शेल इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये चीज नोटिस करो, पहले यहां से लेके इतना डिस्टेंस था, फिर यहां से लेके इतना हो गया, फिर यहां से लेके इतना हो गया, यहां से लेके इतना हो गया। तो इट्स मीन इस साइड को आपकी एटॉमिक रेडियई इंक्रीज करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किए, इसकी एटॉमिक रेडियई इंक्रीज करेगी। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आया आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी आई कि आपको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी।
ठीक है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, वीक बॉन्ड होगा तो लेस एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो इसमें जो ग्रुप 2 है उसमें क्या फॉलो होता है, जो आयनाइजेशन थेरेपी होती है, आपको समझ आ गया, वो भी सक्सेसिव आयनाइजेशन थेरेपी होती है। मतलब एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगी, फिर सेकेंड बॉन्ड को जब ब्रेक करना है तो कितनी एनर्जी लगी। देखिए इसको ऐसा समझते हैं, जैसे कि आपने कोई टाइटली बॉन्ड की चीज है, ठीक है, फर्स्ट एक चीज निकालनी है आपको, ठीक है, तो आप बहुत ताकत से मतलब उसको क्या करोगे, उसको पूरा देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, फिर निकालोगे। अगर एक चीज निकाल दी आपने उसमें से तो क्या होगा, वो पूरा अनस्टेबल हो जाएगा। तो वो कोशिश करेगा कि अगर वो अनस्टेबल एक और चीज है उसमें तो वो जल्दी से निकल जाए, जिससे कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आपकी S2 NH2। तो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होती है बॉन्डिंग। तो फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी की हायर होती है और जो सेकेंड आई आपकी आयनाइजेशन थेरेपी वो वीकर होती है कंपेयर टू फर्स्ट के। क्योंकि फर्स्ट में क्या था, ये फुली फिल था, फुली फिल से फिर जब एक निकाल दिया तो NH1 बच गया, तो ये S को भी निकाल देगा ताकि ये स्टेबल बन जाए। पहले क्या है, नॉन स्टेबल, ठीक है। तो स्टेबल बनने के लिए ये क्या करेगा, निकाल दिया जाए। जैसे कि आप समझ लो, पहले आप 2 पाँव के सहारे खड़े हो, स्टेबल हो, वैसे ले लो 1S2 फुली फिल है। फिर क्या करते हो आप कि आप एक पाँव के सहारे रह जाते हो, ठीक है, खड़ा कर दिया जाए तो आप सोचोगे कि कुर्सी मिल जाए या कहीं पे बैठ जाऊं, ये सहारा ले लूं, कहीं भी बैठ जाऊं, ठीक है। तो वैसे ही रख लो कि पहले 2 पाँव के सहारे था तो स्टेबल था, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, बट किसी ने उसको बोला कि एक पाँव के सहारे रहे तो वो अनस्टेबल हो गया। फिर जब एक पाँव के सहारे रह गया तो ये सोचेगा कि मेरे को सहारा मिल जाए, मैं या तो मैं बैठ ही जाऊं पूरा या दोनों पाँव का नीचे रख लूं, ठीक है। तो वैसे ही ये आ गया। एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं, जैसे कि आ गया आपका बेरिलियम, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई आपकी 1s2 2s2, ठीक है। जब इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गया ना तो क्या हुआ, 1s2 2s1 रह गया। फिर जब बाद में गया ना तो 1s2, ठीक है, तो क्या हो गया, स्टेबल आ गया। तो ये क्या था, स्ट्रॉन्ग हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर क्या आ जाएगी आपकी आयनाइजेशन थेरेपी एंड लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। बट लिथियम में क्या था, 1s2 2s1, ये क्या था, अनस्टेबल था, 1s1 नहीं था। तो ये क्या करेगा, इजिली लूज करेगा, एक पाँव के सहारे खड़ा था पहले ही तो सोचेगा स्टेबल हो जाए, तो ये क्या करेगा 1s2 बना देगा। तो ये क्या लो थी, बट अब ये स्टेबल है, स्टेबल को हिलाने के लिए ज्यादा ताकत लगेगी, तो इसमें क्या हो जाएगी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो -2 क्लियर हो गया कंसेप्ट कैसे होगा। फिर आई आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी हुई आपकी कि जब आप किसी, जैसे कि आपके मेटल्स आ गए, इसको वाटर में डिसॉल्व करो, कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा माना तो स्ट्रॉन्ग एंथैल्पी लगेगी उसको, जैसे कि जैसे स्टेबल है कोई चीज, ठीक है, उसको तोड़ना है, ठीक है, ज्यादा ताकत लगेगी तो ज्यादा एनर्जी भी रिलीज होगी। बट अगर कोई पहले ही वीक है, ठीक है, उसको आपको तोड़ना है तो क्या होगा, तो आप इजिली तोड़ पाओगे, तो क्या होगा आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी क्योंकि उससे एनर्जी भी रिलीज कम होगी ना। जैसे कि स्ट्रॉन्ग इंसान है, कोई पहले से स्टेबल है, ठीक है, अच्छे से कि सब कुछ फोकस्ड है उसके लाइफ में, उसको ब्रेक करने के लिए आपको उसका दिल तोड़ना है या कुछ करना है तो आपको क्या होगा, ज्यादा ताकत, ज्यादा मतलब उसको एनर्जी तोड़, मतलब उसको उसका दिल टूट जाए ऐसे कोशिश करोगे। फिर जब दिल टूट जाएगा उसका तो क्या होगा, एनर्जी मतलब उसका इफेक्ट भी पड़ेगा। जैसे कि कई बार होता है कि कईयों का इतना बुरा हो जाता है कि वो क्रिमिनल ही बन जाते हैं, तो वैसे ही सोच लो कि ज्यादा एनर्जी लगेगी। बट कोई होगा सो हो जाए काम तब भी ठीक है, नहीं हो जाए तो कब फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैसे ले लो कि जैसे कि अगर हमने किसी एक पर्सन है स्ट्रॉन्ग सोचता है किसी बारे में, अगर उसका वो बिलीव तोड़ दिया तो क्या करेगा, क्रिमिनल बन जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ज्यादा वो एक्सप्लोसिव हो जाएगा। बट अगर कोई सोच रहा है कि हाँ ठीक है हो जाए काम तब भी ठीक है, नहीं हो जाए तब भी ठीक है, तो वो क्या करेगा, उससे ज्यादा एनर्जी तो रिलीज नहीं होगी ना। तो वैसे ही ले लो, जैसे कि क्या है, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या आ गया आपका, बेरिलियम आया। बेरिलियम क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, तो क्या है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि क्या है उसमें देखो स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो बेरिलियम पहले आ गया। फिर मैग्नीशियम,
अब डाउन द ग्रुप कम क्यों हो रही है? क्योंकि देखो सेल इंक्रीज कर रहा है तो इसके बीच में अट्रैक्शन कम हो रही है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी एनर्जी कम हो रही है, हाइड्रेशन थेरेपी कम हो रही है। हाइड्रेशन थेरेपी क्या हुआ कि जब आप किसी बॉन्ड को ब्रेक करो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है, फिर आ गया बेरिलियम, फिर आ गया आपका रेडियम। क्लियर हो गया? डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन में डिक्रीज की। वैसे ही आपका आयनेशन थेरेपी भी है, डाउन द ग्रुप क्या है, डिक्रीज करते हैं, क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है, ज्यादा लोग होंगे घर में तो कम बॉन्डिंग, मतलब जैसे कि ज्यादा चीजें होंगी तो क्या होगा, चॉइस होगी, ये करूँ ये करूँ। अगर आप बस 2 ही कपड़े पहनेंगे तो सोचोगी इनमें से एक ही, ये तो पहनना ही पड़ेगा, तो वैसे आगे ज्यादा चॉइस होगी तो क्या होगा, कम एनर्जी, कम बॉन्डिंग होगी। तो डाउन द ग्रुप आयनेशन थेरेपी क्या हुई, डिक्रीज करी, ठीक है, और अलोंग द पीरियड आयनेशन थेरेपी इंक्रीज होती है, ठीक है। क्लियर हो गया? ये तो थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, एटॉमिक रेडियस, आयनेशन थेरेपी एंड हाइड्रेशन थेरेपी। अब आता है इसकी करते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि वो दिखने में कैसा है, और फिजिकल अपीयरेंस बोलते हैं ना, इसकी फिजिक बहुत अच्छी है, इट्स मीन उसकी फिजिकल अपीयरेंस अच्छी है, फिजिकल अपीयरेंस बेस करता है। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके सॉफ्ट, ठीक है, और क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेटल्स है। फिर तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है इसका, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू अलोंग द पीरियड तो कम होता है, बट एल्कली जो मेटल है उनके कंपेयर में हाई होता है, ठीक है, हायर देन एल्कली कंपेयर टू दिस, किसके, उसमें जो अलोंग द पीरियड गए तो क्या हो गया, इसका मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर टू लो होता है, क्योंकि बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ठीक है। फिर आता है आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर होता है कि कितने जल्दी वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, जैसे कि इसमें क्या होता है, 2 पॉजिटिव आता है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, क्या ये जल्दी रिलीज करते हैं आयंस कंपेयर टू एल्कली मेटल, ठीक है। एल्कली मेटल क्या होता है, उसमें एक ही होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है तो हमेशा ही इंसान क्या करता है, जब अनस्टेबल होता है तो स्टेबल होने की कोशिश करता है, तो वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, तो वो क्या करेगा, जल्दी अपना पॉजिटिव आयन रिलीज कर देगा। और ये स्टेबल है तो ये इसको तो ज्यादा एनर्जी लगेगी ना ब्रेक करने के लिए, तो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर एल्कली मेटल का हायर है, और एल्केलाइन जो अर्थ मेटल है ग्रुप 2 है, इसका लो है, ठीक है। क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट आता है कलरेशन, फ्लेम कलरेशन। अब कैसे होती है, जैसे कि आपका आ गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है, स्ट्रोंशियम, रेडियम, ठीक है, ये आगे, ये जो है ना ये कलरलेस होते हैं और ये कलर शो करते हैं। कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको, जैसे कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, ठीक है, तो वो बाहर की नेगेटिव बातें चली है या पॉजिटिव बातें अफेक्ट नहीं करेगा, बट अगर उसके अंदर में कुछ उथल पुथल लगी है, मतलब स्ट्रांगली नहीं सोच पा रहा है किसी चीज में, तो अगर कोई बोलेगा कि इसने ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, ऐसा हो रहा है, तेरा नुकसान हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो क्या करोगे आप, जल्दी अपने एक्सप्रेशन मतलब शो करोगे और साथ में जल्दी घबरा जाओगे, ठीक है। तो वैसे ही ले लो कि जो बेरिलियम मैग्नीशियम है ये तो स्टेबल है, तो ये क्या करेगा, किसी और के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, किसी और के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, तो नेगेटिव ना पॉजिटिव बातें नहीं आएंगी। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव बातों को आप ले सकते हो कलर से, बट जो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम है ये क्या है, हायर है साइज में भी, तो ये क्या करेंगे, अनस्टेबल ले लो जैसे कि, तो ये क्या करेंगे, बाहर की पॉजिटिव एंड नेगेटिव बातें ले लेंगे और फिर कलर शो करेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, जो आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं ये कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके बाइवेलेंट, क्योंकि ये 2 पॉजिटिव चार्ज जो है रिलीज करता है, क्योंकि इसका आपको पता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आगे NS2, ये स्टेबल होती है। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो NS1 रह जाएगा, तो ये कोशिश करेगा कि स्टेबल हो जाए,
1 इलेक्ट्रॉन भी निकाल दे ताकि इसका जो शेल है वो फुली फिल कॉन्फिगरेशन होगी। तो क्या करता है, ये बाइवेलेंट डाइवेलेंट बिहेव करता है। बट जो एल्कली मेटल हैं वो क्या होते हैं, यूनिवेलेंट बिहेव करते हैं, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 रिलीज करके स्टेबल बन जाता है। फिर क्या इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है? यस, मेटल्स हैं तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसमें पॉसिबल होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं आप कि ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास होती है क्योंकि मेटल हमें पता है लस्ट्रस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें इजिली पास हो जाती है। क्लियर हो गया कंसेप्ट। फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी की, आपके कैसे दिखते हैं ये। फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, किसका, लो होता है, बट कंपेयर टू एल्कली मेटल हायर होता है। फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ठीक है, फिर आ गया कलरेशन, फिर आ गया आपका बाइवेलेंट, फिर आ गया आपका मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्या होते हैं, कंडक्ट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्लियर हो गया, ये तो थी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आती है केमिकल प्रॉपर्टी कि केमिकली जो आपके कैसे ग्रुप 2 के एलिमेंट है वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जैसे आ गया रिएक्टिविटी टूवर्ड द एयर। एयर के साथ आपकी रिएक्टिविटी कैसे होती है, जैसे कि बेरिलियम है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, बेरिलियम ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रोजन, ये क्या होती है, आपकी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, एयर में गैसेस प्रेजेंट होती है ना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो ये बेरिलियम नाइट्राइट बनाता है। जैसे मैग्नीशियम है, एयर है, तो ऑक्साइड एंड नाइट्राइट बनाता है। बट एक चीज नोटिस करना, जो आपकी रिएक्टिविटी है ना, डाउन द ग्रुप क्या होती है आपकी, इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है, बिकॉज साइज इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज किया तो आपकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, क्योंकि जो आउटर मोस्ट सेल है वो लेस अट्रैक्शन फील करता है, जिसकी वजह से बाहर वाली चीजों से अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि फैमिली में अगर पेरेंट्स बच्चों के साथ अगर फ्रेंडली नहीं रहें, अच्छे से बात ना करें, तो क्या होता है, वो बाहर की बातों से जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वही हो गया कि ये क्या करता है, बाहर वाली चीजों से अट्रैक्ट जल्दी हो जाता है, इसलिए रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करते हैं, क्योंकि साइज इंक्रीज कर गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपका रिएक्टिविटी टूवर्ड द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट आ गया। जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपके बनाते हैं ये हाइड्राइड्स। क्या बनाते हैं, हाइड्राइड्स। याद रखना, कंफ्यूज होते हो कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो हैलाइड्स बनाया या हाइड्राइड्स बनाया। याद रखना, हाइड्रोजन, डी लगा है आर, फिर हाइड्राइड जो हेलोजन के साथ रिएक्ट होता है तो वो हेलाइड, मतलब सेम कंपोजिशन, 3 वर्ड सेम है, तो इस तरीके से भी आप लर्न कर सकते हो। चलिए देखते हैं, जैसे कैल्शियम है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्राइड बनाता है। जैसे कि बेरिलियम मैग्नीशियम क्लोराइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या करता है, एम्फोटेरिक होता है, तो ये क्या क्या बनाया, बेरिलियम हाइड्राइड, लिथियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड। फिर कैल्शियम हाइड्राइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनाते हैं, साथ में आपकी H2 गैस रिलीज करते हैं। एक बात याद रखना, जो कैल्शियम हाइड्राइड है ना, इन्हें हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोलिथ भी बोलते हैं, हाइड्रोलिथ बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कि क्या होता है। और रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, किसके बेसिस पे, बेसिस ऑन द इंक्रीज इन द साइज। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट आता है रिएक्टिविटी टूवर्ड द वाटर। जो आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, वैसे तो जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रॉपरली नहीं रिएक्ट करते, उसमें प्रेसिपिटेट रह जाते हैं और उसमें इनसॉल्युबल बोल सकते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि स्टेबल होते हैं और क्या करते हैं, वो प्रॉपरली कंपोजिशन नहीं बना पाते वाटर के साथ। बट जो कैल्शियम है वो स्ट्रेंगली सॉल्युबल होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ में वाटर रिलीज करता है। क्लियर हो गया कि जो और अदर मेटल्स हैं आपके ग्रुप 2 के, वो वाटर के साथ ऐसे रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि उनमें क्या होता है, बाइवेलेंट आयंस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो इजिली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है। क्लियर हो गया। फिर जो रिएक्टिविटी टूवर्ड द एसिड, एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल एम आ गया, ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। पर याद रखना, जो आपके डाउन द ग्रुप होते हैं ना, ठीक है, वो क्या होता है, रिएक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, बट
HCl के साथ वो रिएक्ट करता है। बट जो स्ट्रॉन्ग जैसे HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जो बेरिलियम है ये क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, इसलिए ये इसके साथ स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कर जाता है। बट जो और मेटल्स है ना, जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और आपका रेडियम, ये रिएक्ट नहीं करते हैं किसके साथ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। क्योंकि डाउन द ग्रुप हमें पता है बेसिक करैक्टर इंक्रीज करता है, क्योंकि इजिली बॉन्ड OH नेगेटिव निकल जाता है। जितने जल्दी OH नेगेटिव आयन निकल जाएगा उतनी ज्यादा क्या होगी आपके, क्या बेसिक बिहेव करेंगे। तो इट्स मीन ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिएक्ट नहीं करता डाउन द ग्रुप। बेरिलियम करता है क्योंकि स्मॉलेस्ट थोड़ा बिहेव करता है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होता है, जो एसिड एंड बेस दोनों बिहेव करते हैं वो आ गया आपके एम्फोटेरिक। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपका रिएक्टिविटी टुवर्ड द हैलोजन। याद रखना अभी क्या, हाइड्रोजन हाइड्राइड, हैलोजन क्या आ गया, हैलाइड्स। ठीक है, देखो हैलाइड 3 वर्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्राइड, ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हैं। कुछ जैसे ना कोई चीज आपको लर्न नहीं होती, कंफ्यूज होती, तो उसके ना अपने माइंड से कुछ ऐसा बनाओ ताकि आपको उसको लर्न हो जाए। शॉर्ट ट्रिक बना लो, या आप सोच सकते हो कि इस वे से मैं इसको लर्न कर सकता हूँ, तो आपको वो चीज परमानेंट लर्न हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए मेटल है, डायरेक्टली जब हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बना देंगे, हैलाइड बना देंगे। अब डायरेक्टली नहीं होंगे, अब ये सिंगल भी हमेशा जरूरी नहीं अवेलेबल होगा, कई बार ऑक्साइड, सल्फाइड और भी कंपोजिशन कंपाउंड के रूप में रहते हैं। तो क्या, जैसे कि ऑक्साइड है तो हाइड्रोजन के जब हैलाइड्स होंगे उसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, आपका हैलाइड्स बना देंगे, साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। फिर जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा तो ये हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड, X फॉर हैलोजन। ठीक है, H से तो पता है हाइड्रोजन, MX2 क्या बन गया आपका, हैलाइड्स प्लस वाटर मॉलिक्यूल ऐसे हैं, जबकि जैसे ऑक्साइड सिंगली तो रहते ही नहीं है। समझ आ गया क्या, कि टुवर्ड ऑक्सीजन वो हाइड्रोजन, वाटर टुवर्ड एसिड टुवर्ड द हैलोजन। अब लिक्विड अमोनिया के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, अमोनिया भी तो आता है ना, हमने एल्कली मेटल में भी पढ़ा था कि जब एल्कली मेटल अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनते हैं, क्या बनाते हैं, रिएक्टिविटी किसके बीच, किसके साथ, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स आपकी आती है अमोनिया के साथ, NH3। कैसे रिएक्ट करेंगे, जैसे आपके रिएक्ट करते हैं आपके अमोनिया के साथ तो क्या बनाएंगे, देखते हैं। जैसे कि हमने एल्कली मेटल के केस में पढ़े था कि जो आपके आयंस हैं ये क्या करते हैं, ब्लूइश कलर शो करते हैं, वैसे ही जो आपके मेटल्स आ गए ना जो रिएक्ट करते हैं ये भी क्या करते हैं, अमोनिकल सॉल्यूशन में आपके क्या बनाते हैं, ब्लू कलर। ठीक है, ब्लू प्रेसिपिटेट बनाते हैं और कलरेशन शो करते हैं। हमने डिस्कस किया था एल्कली मेटल में भी क्या था, वो कलर शो करते हैं, और वैसे ही ये सेम वे से रिएक्ट करते हैं अमोनिया के साथ। टेंडेंसी किसके बीच में, टेंडेंसी टुवर्ड आपके कॉम्प्लेक्स। क्या ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या मतलब, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या समझते हो, बहुत सारी चीजें, मतलब कॉम्प्लेक्स चीजें मतलब डिफिकल्ट चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें हैं उसमें तो वो कॉम्प्लेक्स चीज है। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं, देखिए जैसे कि BF2 है आपका, ठीक है, बेरिलियम फ्लोराइड आ गया, जैसे कि आपका ये रिएक्ट करता है आपका किसके साथ, टू फ्लोरीन के साथ। फिर क्या बन जाएगा, ये फ्लोरीन बना देगा, ठीक है, 2 नेगेटिव आयन। तो ये थे ना कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं, कौन से, एल्कलाइन अर्थ मेटल। जैसे कि मैग्नीशियम है, ये मेन प्रोडक्ट है आपका क्लोरोफिल का मेन जो कॉम्प्लेक्स है, और इनमें जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है इनमें एबिलिटी होती है कि ये स्ट्रॉन्गली क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं। तो इससे पूछा जाता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ यूज होता है, प्लांट्स है, ग्रीन कलर होता है क्योंकि प्रेजेंस ऑफ ए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में मेन एलिमेंट कौन सा आता है, मेटल आ गया मैग्नीशियम, बहुत बार क्वेश्चन आता है मैग्नीशियम, क्लोरोफिल का मेन मेटल कौन सा आता है, मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये क्या करता है, बहुत कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है। कॉम्प्लेक्स क्या करता है कि बहुत सारी चीजों को ज्वाइन कर सकता है। फिर अब इसका आ गया रिड्यूसिंग नेचर, कैसा होता है, रिड्यूसिंग नेचर होता है कि कितना वो अपनी कि जल्दी रिड्यूस कर देगा। ठीक है,
जो एल्कलाइन और एल्कली मेटल होते हैं, एल्कलाइन एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, क्योंकि डिपेंड ऑन द वो कितने जल्दी चार्ज होते हैं, और इसका पोटेंशियल जैसे कि रिडक्शन पोटेंशियल है वो हाई नेगेटिव वैल्यू होती है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वैल्यू होती है, क्योंकि जल्दी क्या करते हैं ये अपने रिड्यूस हो जाते हैं। बट जैसे कि ये डिपेंड करता है, रिड्यूस हमने एक पढ़ा था कि जो डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज इंक्रीज करता है, तो रिड्यूसिंग नेचर तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, जैसे कि बेरिलियम है आपका, क्या होता है जो फर्स्ट एलिमेंट्स है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर का होता है। अब ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, जैसे कि सब्लिमेशन, फिर एटोमाइजेशन, फिर डिपेंड करेगा आयनेशन थेरेपी, कम्बिनेशन, तीन जो स्टेप होंगे उसके बेस पे डिपेंड करेगा आपका रिड्यूसिंग नेचर, जिसकी हायर हाइड्रेशन एनर्जी होगी, हायर हाइड्रेशन, ठीक है, एंथैल्पी होगी, हायर एंथैल्पी होगी, और एनर्जी रिलीज करेगा जो हायर हाइड्रेशन एनर्जी, वो क्या होते हैं, वो आते हैं आपके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर। जो बेरिलियम है वो क्या है, स्मॉल साइज का होता है, बट ज्यादा क्या करता है, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज करता है, जिसके बेस पे डिपेंड करता है कि वो क्या आते हैं, हायर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि रिड्यूसिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, मेटल्स हमेशा चाहे एल्कली मेटल है चाहे एल्कलाइन मेटल है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर के होंगे, और जो नॉन मेटल होंगे वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं। जो मेटल्स आ गए ना, जैसे कि आपके वो क्या करते हैं, जो आपके फर्स्ट मेंबर्स आते हैं वो आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग होते हैं कंपेयर टू जिनका साइज लार्ज होता है। अब यहाँ पे वो कंसेप्ट कभी मत लगाना कि लॉन्ग साइज बड़ा होता है तो जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे कंसेप्ट आएगा हाइड्रेशन, मतलब तीन कंसेप्ट, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, दूसरी फॉर्म से फिर वो ब्रेक होता है आयनेशन थेरेपी, फिर आयनेशन थेरेपी, फिर आपका आता है हाइड्रेशन एंथैल्पी, कितनी एंथैल्पी लगी और कितना अमाउंट उसका रिलीज हुआ वो डिपेंड करता है रिड्यूसिंग नेचर पे। क्लियर हो गया कंसेप्ट? क्या किया हमने, केमिकल प्रॉपर्टी, एयर के साथ रिएक्टिविटी टूवर्ड द एयर, रिएक्टिविटी टूवर्ड द वाटर, रिएक्टिविटी टूवर्ड द हेलोजन, रिएक्टिविटी टूवर्ड द हाइड्राइड्स, हेलोजन मतलब हाइड्राइड्स मतलब, और किसके, हेलोजन के साथ भी और हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्टिविटी की। फिर हमने अमोनिया के बारे में पढ़ा कि फिर किया हमने कि ये कैसे कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मेन एलिमेंट होता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, मैं रिपीट कर रही हूँ, इट्स मीन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ गया आपका जैसे कि रिड्यूसिंग नेचर, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर होता है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों ही होते हैं, बट यहाँ पे कंसेप्ट क्या आएगा, जो स्मॉल साइज के होते हैं वो हाई हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, हाई क्या होंगे, रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, कंपेयर टू उसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, नेगेटिव ज्यादा होता है। क्लियर हो गया? ये तो थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, एल्कलाइन अर्थ मेटल की। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल है कंपाउंड कैसे बनाते हैं, ट्रेंड कहाँ को फॉलो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रीजनिंग क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।